नमस्कार। मैं फिर दोबारा आपका थोड़ा कीमती समय लेना चाहता हूँ। अभी लाइव के पहले पार्ट में आपने मेरे संघर्ष में के बारे में सुना, किस तरह से मैं पला बढ़ा, किस तरह के परिवार से मैं आता हूँ, किस तरह से मैं गया और किस तरह से या डीजीपी तक पहुँचा और फिर किस परिस्थिति में मुझे सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। सब बातें मैंने आपको बताई और मैं आपको बता रहा था उसी समय कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण बीच में रोक देना पड़ा। 14 साल की उम्र में, मतलब 8वें क्लास में जब मैं था, मुझे याद नहीं 14 से भी कम उम्र रही होगी, 13-14 के बीच में कुछ ऐसे ही रही होगी। उस समय मेरा बाल विवाह हुआ। आप सोच सकते हैं 13-14 साल के बच्चे की शादी होना। और आप सोचिए अब तो 50 वर्ष होने जा रहे हैं मेरी शादी को, मतलब हो जाएंगे। 47 वर्ष तो हो ही चुके हैं, 48वां है। आप ये कल्पना कर सकते हैं उस जमाने में उस ऐसे ही होती थी शादियाँ, सबके घरों में ऐसे ही होती थी। आज से 50 साल पहले तो 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल तो मैक्सिमम इस उम्र में शादियाँ हो जाती थी। लड़कियों की भी शादी 12 साल 13 साल में हो जाती थी और बहुत शादियाँ तो उससे भी कम उम्र हो जाती थी। उसके बाद मेरे किसी परिवार में बाल विवाह नहीं हुआ। मेरे 2 छोटे भाई हैं लेकिन किसी का बाल विवाह नहीं हुआ, मेरी बहनों का भी नहीं। लेकिन ये उस जमाने की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मेरी पढ़ाई शुरू हुई। 8वें क्लास की पढ़ाई, 9वें क्लास की पढ़ाई, 10वें क्लास की पढ़ाई, 11 की पढ़ाई, फिर आप समझ जाइए इंटरमीडिएट की पढ़ाई, फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई, फिर यूपीएससी की तैयारी, फिर आईआरएस में मेरा जाना, फिर आईपीएस में मेरा जाना। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने संघर्ष का। और मेरे पिताजी तो फकीरी टाइप के आदमी थे। बाबा मेरे जब तक जिंदा थे घर का सब कुछ नमक दाल तेल की व्यवस्था वही करते थे। बाबूजी को ज़्यादा इससे मतलब नहीं था। लेकिन बाबा की मृत्यु के बाद तो बहुत कम उम्र में, 15-16 साल की उम्र में तो मुझे घर का मालिक बना दिया गया। मतलब हो गया, मैं स्वयंभू मालिक हो गया, क्योंकि बाबूजी कुछ करते नहीं थे। बाबा बहुत ही वृद्ध हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो बाबा के जीते रहते मैं घर का एक जिम्मेदार, 15 साल की उम्र में घर की पूरी जिम्मेवारी, घर में नमक नहीं हो उसकी भी मेरी जिम्मेवारी, घर में राशन नहीं हो उसकी भी मेरी जिम्मेवारी, सबके दवा की, दारू की, कपड़े की, लत्ते की, सबकी मेरी जिम्मेवारी। आप सोचिए किस परिस्थिति में मैंने पढ़ाई की होगी, आप समझ सकते हैं, और किस परिस्थिति में यहाँ तक पहुँचा होगा आप समझ सकते हैं। तो इतनी चुनौतियों, इतने संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। और मैंने बता ही दिया मेरे तो फैमिली बैकग्राउंड आप जानते ही हैं। अब इस हालात पर, इस मुकाम पर मैं पहुंच गया। मैंने परिस्थिति बता दी क्यों मुझे बीआरएस लेना पड़ा। क्योंकि मैं रहता तो इस चुनाव का माहौल है और उस माहौल में मुझ पर तरह तरह के आरोप लगते। इनका पक्ष ले लिया, उनका विरोध कर दिया, उनको समर्थन दे दिया, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की, उनका नुकसान मैं इस सब विवाद से बचना चाहता था। क्योंकि 34 साल मैंने अपने बेदाग कैरियर में मैं अंत के समय में कोई दाग लगाना नहीं चाहता था। तो मैंने समझा उचित समय है मुझे छोड़ देना चाहिए। और मैंने बता ही दिया कि मुझे अगर मौका मिला और मुझे इस योग्य समझा गया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए तो मैं राजनीति में आ सकता हूँ। लेकिन हमारे वो लोग निर्णय करेंगे जिन्होंने हमको, जो हमारी मिट्टी के हैं, बिहार की जनता है। और उसमें सबसे पहला हक तो बक्सर के लोगों का है, जहाँ मैं पला हूँ, बढ़ा हूँ। और मैं जुड़ा तो बहुत लोगों से हूँ, बिहार के ही हर जिले के लोगों से जुड़ा हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सेवा दी है वहाँ भी, और जहाँ मैंने नहीं सेवा दी है वहाँ भी। करीब 25-26 जिलों में बिहार के मैंने किसी न किसी रूप में सेवा दी है। एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, एडिशनल डीजी के रूप में। और जहाँ जहाँ सेवा दी वहाँ वहाँ के लोगों से जुड़ता गया। और गरीब गुरुओं, दोस्तों, वंचितों और बड़े लोगों की एक बहुत बड़ी जमात मेरे साथ इमोशनली अटैच होती गई। तो मैं उनसे निर्णय लूँगा, उनसे सलाह लूँगा, उनका जो आदेश होगा उसके हिसाब से मैं अपना निर्णय लूँगा और बक्सर की जनता उसमें अंतिम अपना फैसला देगी। तो ये है, राजनीति में आने का मेरा अब मन हो गया है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरे राजनीति में आने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है, इसको सुशांत के केस से क्यों आप लोग जोड़ रहे हैं। जो लोग जोड़ रहे हैं उनको बता रहा हूँ, मैंने जो किया डीजीपी की हैसियत से किया। और किसी भी डीजीपी को और स्वाभिमानी बिहारी को ये करना चाहिए था। बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार की प्राइड के लिए मैं ये लड़ाई लड़ा। और हमारी लड़ाई किसी मराठी से नहीं है, किसी महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति से नहीं है,
क्योंकि हमको तो बहुत सारे मराठी भाइयों ने फ़ोन किया कि आपको सुशांत के केस में लड़ना चाहिए न्याय के लिए, और आपको ज़रूरत है गाड़ी की, घर की, या और किसी भी तरह के सहयोग की, तो हम लोग देने के लिए तैयार। टैक्सी ड्राइवर तक ने फ़ोन किया, मेरे पास नाम, नंबर, सब उनका ईमेल, सब कुछ है। तो मैं इन तमाम मराठी भाइयों को, जो शिवाजी के असली धरोहर हैं, असली संतान यही लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मेरी लड़ाई तो चंद मुट्ठी भर लोगों से है जिनके निहित स्वार्थ हैं, और वही ऐसे ही लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं और सुशांत केस से मेरे वीआरएस को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो भी किया बिल्कुल कानूनी किया, केस करना भी उचित था, इन्वेस्टिगेशन की टीम भेजा वो भी उचित था, सीबीआई को बाद में केस ने रिफ़र किया गया वो भी उचित था, ये तो तय हो चुका है। तो इसके बारे में कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जब मैं पब्लिक लाइफ में आने की सोच रहा हूँ तो लोग इतने परेशान हैं, इतने कि वो तरह तरह के आरोप भी लगाएंगे, तरह तरह के एलिगेशन भी लगाएंगे। मैं भी ट्विटर देख रहा था, सवेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक आदमी लिखा है कि पूरा फिल्मी अंदाज था। मेरा कुछ फिल्मी नहीं है, मेरा सब कुछ ओरिजिनल है। मैं एकदम देसी आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं तो फिल्म भी नहीं देखता। आपको मालूम 25 वर्षों में मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। पिछले 25 क्या, नौकरी में आने के बाद से कह सकते हैं 30 वर्षों से मैंने, अब कभी बचपन में जब पढ़ता था तब भी फिल्म का मेरे को शौक नहीं रहा। मैं तो किसी हीरो हीरोइन को भी नहीं पहचानता हूँ। कुछ चंद लोग हैं, 2 4 5 10 जो बहुत चर्चित हैं, जिनका फोटो कहीं कहीं दिख जाता है तो मैं उनको पहचानता हूँ। बाकी मैं तो रिया चक्रवर्ती जी को भी नहीं जानता, नाम भी नहीं सुना था, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था। जब इस केस में नामजद अभियुक्त हुई तो वो चर्चित हुई, तब मैंने जाना कि फिल्मी दुनिया में इस नाम का भी कोई व्यक्ति है। तो मेरा फिल्म से कोई रिश्ता उसका नहीं, ओरिजिनल आदमी, ओरिजिनल बात बोलता हूँ, दिल से बात बोलता हूँ। कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावटीपन नहीं, कोई छल छद्म नहीं है। राजनीति में आने का मन है तो बोल रहा हूँ कि आने का मन है। अंतिम फैसला भले जनता लेगी, लेकिन मेरा तो मन है कि मैं क्या करूँगा। मैं समझता हूँ सेवा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि लोग उसको याद रखें। अब मैं चुनौतियों से वाकिफ़ हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ। मुझे मालूम है कि सिविल सोसाइटी डिवाइडेड सोसाइटी है, लोग जात के नाम पर बटे हुए, मजहब के नाम पर बटे हुए, दल के नाम पर बटे हुए हैं। और इसीलिए आप देखिए 1974 के बाद कम से कम बिहार में और पूरे देश के स्तर पर भी आप देखिएगा, तो मेरी बात एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यापक जनाधार वाला सामाजिक आंदोलन खड़ा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग डिवाइडेड हैं। अगर एक कोई पदाधिकारी है, चोर है, भ्रष्ट है, या किसी भी तरह से मतलब जनता का नहीं सुनने वाला है, उदंड है, अगर उसके खिलाफ आप आंदोलन खड़ा करना शुरू कीजिए, उसी के जात के लोग उसके समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं वहीं पर, ये जानते हुए कि निकृष्ट कोटि का पदाधिकारी है, फिर भी उसके जात के लोग उसके साथ ही हो जाते हैं। तो जात के नाम पर ऐसे अपराधियों को भी, ऐसे भ्रष्ट लोगों को भी, ऐसे नालायक लोगों को भी समर्थन मिलने लगता है। ये नैतिक पतन होने का कारण है। समाज का इस तरह से वैल्यू जो है, वैल्यू का डिग्रेडेशन ऐसे हुआ है, नैतिक मूल्यों में इतनी गिरावट आई है कि लोग जात सबसे महत्वपूर्ण होती है, जात ही पर। तो अच्छे आदमी की कीमत क्या रहेगी? अब ये बताइए आप, राजनीति में अगर जात इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, हमारे ही जात का मुखिया, हमारे ही जात का सरपंच, हमारे ही जात का विधायक, हमारे ही जात का मंत्री, हमारी ही जात का मुख्यमंत्री, हमारे ही जात का प्रधानमंत्री, देश चलेगा क्या? करोड़ों जातियां हैं यहाँ, लाखों, हजारों और सैकड़ों धर्म हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 हम जानते हैं, तो 4 ही मजहब नहीं है, सैकड़ों हैं छोटे छोटे, जिसका नाम भी हम नहीं जानते। और जातियाँ उपजातियाँ तो इतनी हैं हिंदू समाज में कि जिसकी गणना भी नहीं हो सकती। और सब जात के लोग अगर यही सोचने लगे कि हमारे ही जात का सरपंच, हमारे ही जात का मुखिया, हमारे ही जात का विधायक, हमारे ही जात का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो ये ऐसे समाज का, ऐसी कौम का, ऐसे मुल्क का कोई भविष्य होता है क्या? आप बताइए, ऐसा होता है क्या? कभी हो सकता है? आप बताइए, फिर आदमी की कीमत क्या रहेगी? फिर तो अच्छा आदमी ऐसे ही जूते खाते चलेगा, उसको पूछने वाला कौन रहेगा? तो मैं समाज में एक ऐसा आदर्श उपस्थापित करना चाहता हूं कि लोग इंसान की इज्जत करना सीखें, कि जो अच्छा आदमी है, संघर्षशील आदमी है, और जो सत्य के साथ खड़ा होने वाला आदमी है, उसके साथ जात के मजहब बंधन तोड़कर, मजहब के बंधन तोड़ करके और दल का बंधन तोड़ करके लोग खड़ा हों, अच्छे आदमी की इज्जत हो। समाज में एक चपरासी भी है, अगर वो अच्छा है, भला इंसान है, तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। और ये होता था पहले होता था। आदमी की पहचान होती है, ये आदमी झूठ नहीं बोल, ये आदमी सच्चा है, ये आदमी सत्य का साथ देने वाला है, ये आदमी किसी को धोखा देने वाला नहीं है।
बड़ी बड़ी पंचायतें ऐसे लोग कर लेते थे, लोग मान जाते थे उनकी बात, उनकी साख होती थी समाज में। आज ऐसा नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पावर है, जिसके पास पावर है, उसके आगे पीछे लोग नाचते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं और उसकी कदर होती है। और अच्छा आदमी अगर उसके पास पावर नहीं, पैसा नहीं, चाहे भले ही वो कितना भी नैतिक हो, निष्ठावान हो, चरित्रवान हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये क्यों ऐसा हो गया? और ऐसे होगा तो ये देश बचेगा, ये समाज बचेगा क्या? और नौजवानों को तो इस पर सोचना चाहिए, किसी जात के हो, किसी मजहब के हो। सिविल एविएशन में था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, भारत सरकार में सिविल एविएशन यानी हवाई जहाज मंत्रालय में काम करने का मुझे मौका मिला। तो पूरी दुनिया घूमा मैं, सब जगह गया, बाद में भी गया, लेकिन उस समय ज़्यादा कनाडा गया, अमेरिका गया, जापान गया, सिंगापुर गया, कितने देशों का नाम गिनाऊं मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा शौक था या सपना था या ख्वाहिश थी 2 मुल्क देखने की, एक इंग्लैंड और एक जापान। आप पूछिएगा क्यों इंग्लैंड ही क्यों और जापान ही क्यों? इंग्लैंड इसलिए कि मैं जानना चाहता था कि आज से सैकड़ों वर्षों पूर्व, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था, जब टेलीफोन नहीं था, जब समुद्री जहाजें इतनी शिप्स इतनी एडवांस नहीं थी और हवाई जहाज का भी आविष्कार नहीं हुआ था और रेलगाड़ी का भी आविष्कार नहीं हुआ था, टेलीफोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस जमाने में भी इतनी दूर से 8,000-7,000 किलोमीटर दूर से 7 समंदर पार करके और हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर, और हिंदुस्तान भी आज का हिंदुस्तान नहीं, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी मिला दें तो कितना बड़ा हिंदुस्तान रहा होगा। और हिंदुस्तान अकेला नहीं, हिंदुस्तान जैसे सैकड़ों देशों पर उतने छोटे मुल्क के लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। इंग्लैंड आप जानते हैं कितना है? बिहार यूपी को मिला तो बस। और आबादी के मामले में नहीं, एरिया के मामले में आबादी तो और कम, बहुत कम, मुट्ठी भर लोग हैं और धरती के आधे से अधिक मुल्कों पर सैकड़ों वर्षों तक राज किया। तो मैं जानना चाहता था कि इस कौम में, अंग्रेजों में कौन सी ऐसी खास बात है, इतने कामयाब हुए सैकड़ों वर्षों तक। अब उनके शोषण और जुल्म की कहानी अलग है, उपनिवेशवाद की कहानी अलग है, किस तरह जहाँ जहाँ गए वहाँ गुलामी का संस्कार देकर गए, किस तरह उन मुल्कों का आर्थिक और शोषण हुआ, किस तरह उनकी संस्कृति को विनष्ट किया गया, किस तरह से वहाँ पर झगड़े लगाए गए और किस तरह से वहाँ विभाजन की रेखाएं, दीवारें खींची गईं, वो सब उसके निगेटिव पक्ष हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि इनमें क्या खास ऐसी बात है, इसलिए कि उनके लिए राष्ट्र सबसे ऊपर, आपस में लड़ते नहीं हो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर। जापान इसलिए जाना चाहता था कि आप याद कीजिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1942 और नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम बरसाया, कोई नहीं सोच सके, इतनी लाशें गिरी, इतने लोग मरे और कितने विकलांग पैदा हुए, बड़ी भीषण स्थिति। उस पीढ़ी के लोग जो अगर जिंदा हैं उनको याद होगा, हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है। दुनिया कहती थी जापान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, और जापान में क्या है, कुछ है क्या? हमारे पास तो सब कुछ है, नेचुरल, हमारे पास लोहा है, सोना है, अबरक है, चांदी है, कोयला है, हर खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में है। जापान में क्या है आप बताइए? गया हूँ मैं, और आप जापान होकर के जब आप इंग्लैंड आएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे किसी आधुनिक शहर से मध्यकालीन शहर में चले गए हैं, इतना एडवांस है, इतना एडवांस है। मैं जानना चाहता, नागासाकी हिरोशिमा के बाद जब दुनिया को लगा कि जापान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा, 2-3 दशक के अंदर जापान अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हुआ, इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि अब इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में तो अमेरिका जैसा देश भी उससे डरता है। मैं जानना चाहता था कि ऐसी जापानियों में क्या खास बात है। हम तो आज़ादी के 70 साल बाद भी उतने आगे नहीं जा पाए, तमाम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद। ठीक है, हमारी सीमाएं हैं, हमारी जनसंख्या भी बहुत है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती तो ये है ना कि हमारे लिए अपना घर, अपना परिवार प्राथमिकता है, राष्ट्र सबसे अंत में आता है। और जापानियों के लिए सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद परिवार। अंग्रेजों में ही खास बात है। तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जब तक पैदा नहीं होगा तब तक किसी मुल्क की तरक्की संभव है क्या? ये देश बचेगा तब ना हम बचेंगे।
नली का झगड़ा, गली का झगड़ा, मुर्गा का झगड़ा, मुर्गी का झगड़ा, खसी का झगड़ा, बकरी का झगड़ा। अरे छोटे छोटे झगड़ों में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है। 5,000 रुपये के लिए लोग दूसरे को गोली मार दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं। कहाँ चले जा रहे हैं सामाजिक चेतना? अरे समाज, देश कैसे बनता है? व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति से समाज, समाज से सूबा, सूबा से ये पूरा देश। तो व्यक्ति की चेतना में गिरावट होगी तो सामाजिक चेतना में गिरावट आएगी, फिर सामूहिक चेतना में गिरावट आने से राष्ट्र की चेतना में गिरावट आएगी, और आ गई है। विश्व गुरु कहलाता था कभी यह भारत। इकबाल साहब ने जब लिखा ना, सारे जहां से अच्छा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात थी? कौन सी बात थी कि हमारी हस्ती नहीं मिटी? मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। देश सबसे पहले, ये राष्ट्र सबसे पहले, ये देश बचा रहेगा, राष्ट्र बचा रहेगा, तब हम बचेंगे। हम जात के नाम पर लड़ेंगे, हम मजहब के नाम पर लड़ेंगे, आपस में लड़ाई गली नली छोटी छोटी बातों के लिए अगर आपस में लड़ेंगे तो देश कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा। प्रेम से रहना है, मोहब्बत, ये पैगाम लेकर के मैं जाऊंगा और यही करता रहा हूं जीवन भर। सांप्रदायिक सौहार्द ये होना चाहिए, आपस में लड़कर कहाँ जाएंगे? जो मुल्क में, इसमें हम जो सब पैदा हुए, कोई छोड़कर नहीं जा, हम सबको साथ ही रहना है ना, तो अच्छे से रहना पड़ेगा ना। तो हम सबको समझाते रहते हैं। ये मेरी मनसा है, ये मैं शुद्ध हृदय से आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं राजनीति में आना चाहता हूं, हाँ आना चाहता हूं, तो कोई पाप है ये? इसके लिए हमको ट्रोल कीजिएगा। सुशांत के केस से क्या लेना देना, क्यों जोड़ते हैं? जो किया वो तो कानून के हित में, न्याय के लिए किया। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए किया, वो करूंगा, आगे भी करूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां करूंगा। आप किसी के ट्रोल करने से और किसी के कमेंट करने से, टिप्पणी करने से मेरा मनोबल गिरने वाला नहीं है। बिहार का बेटा था और इस देश की शान था, उसकी मौत के रहस्य का जब तक उद्घाटन नहीं हो जाता तब तक मेरी नजर रहेगी उस पर, रहेगी। पूरे देश की संवेदना जुड़ी है उसके लिए हमको ट्रोल कीजिएगा। कोई गलत कर दिया, कोई पाप कर दिया, काम करने की आदत है बचपन से, संघर्ष करने की आदत है बचपन से, चुनौतियों का सामना करने की आदत है बचपन से। राजनीति में आऊंगा तो ये सब भी करूंगा, सेवा करने का स्वभाव है वो भी करूंगा, और जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, यही सबसे मेरी ताकत है। और मेरे पास कुछ नहीं, अपने तो मैं आपके चरणों का धूल हूं, मेरी अपनी कोई औकात ही नहीं। मैंने तो बता दी, वही बोरा झोरा से ऊपर मेरी कोई औकात नहीं है। छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ये कोठा महल अटारी सब कुछ छोड़ दिया, और उसी बोरे झोरे वाली औकात में मैं आ गया। लेकिन ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही कमाल है, और राजनीति, इसी राजनीति के चलते विधायिका कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संविधान है, हम हैं, आप है, पूरी व्यवस्था है। इसमें दोष है तो इसको ठीक करना है। राजनीति में भी लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। तो भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमारे जैसे एक गरीब किसान के बेटे को यहाँ तक, इस ऊंचाई तक पहुँचने का मौका दिया। मैं बक्सर की उस मिट्टी को धन्यवाद देता हूँ। मेरे रोम रोम पर बक्सर के लोगों का कर्ज है, जिनके प्यार और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मैंने कभी उनके नाम पर बट्टा नहीं लगने दिया। वो अपने इस बेटे पर गर्व करते होंगे, उन्हें शर्मिंदा कभी नहीं होना पड़ा और कभी नहीं होना पड़ेगा, अंतिम सांस तक मेरा ये दावा है। उन गुरुओं को जो प्राइमरी स्कूल में हमको पढ़ाए हैं, तमाम गुरुजनों को जो माध्यमिक शिक्षा में हमको पढ़ाए, हाई स्कूल में जो पढ़ाए, कॉलेज में जो पढ़ाए, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे गढ़ने में, मुझे बनाने में, मुझे तैयार करने में उन सबका हाथ रहा है। और जब मैं सेवानिवृत्त होता हूँ
मैं सरकार को, इस सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार को, जिन्होंने मुझे डीजीपी बना करके इतने बड़े फलक पर काम करने का, बिहार की 12 करोड़ जनता की सेवा करने का मौका दिया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और बिहार के सभी राजनीतिक दलों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, किसी भी दल के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मुझे कभी असहयोग नहीं मिला और मैंने सबका सम्मान भी किया और मेरे काम में सबने सहयोग किया, सबने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। और पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाही से लेकर के बड़े पदाधिकारियों को, बिहार की आम जनता को, अपने गुरु को और ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, कोई पद के लिए या कोई लाभ के लिए, मैं केवल सेवा, मेरा उद्देश्य केवल सेवा है, भाषण की बात नहीं है। मौका अगर मिलेगा, राजनीति में आ गया, आपका निर्णय हुआ, मुझे अगर आप चाहेंगे, मुझे आप बुलाएंगे तो मैं दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। सिविल सोसाइटी डिवाइडेड है, ये बात मुझे बहुत पीड़ा देती है। अच्छे आदमी की भी कीमत होनी चाहिए। जात के नाम पर कितने अंधे हो गए हैं हम, ये बात मैं सोचता रहता हूँ। अकेले में दोस्तों से मैं वार्ता करता रहता हूँ। मैंने जीवन में कभी इस चीज़ को समझने की कोशिश की। मैंने कभी जात पात नहीं किया। मेरे साथ हर जात, हर समाज, छोटे, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, सवर्ण, सब जात समाज के लोग मेरे साथ जुड़े हैं और सबके साथ मेरा उतना ही आत्मीय संबंध है। मैं चाहता हूं कि अगर राजनीति में आने का मौका मिले और मेरी बक्सर की जनता का, बिहार की उन आवाम का जो मुझसे मोस्टली जुड़े हैं, उनका सहयोग, उनका समर्थन, उनकी राय बने तो मैं राजनीति में आऊं और सेवा की एक ऐसी मिसाल पेश करूं जिसका संदेश पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी जाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई गुप्तेश्वर आम जनता से एक ही अनुरोध करता हूं, जात से ऊपर उठिए ना। एक बार जात पात और दलीय बंधन से ऊपर उठिए ना। आपके आसपास ही बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो हाशिए पर हैं, उनको चुनिए, उठाइए, अगुआ बनाइए अपना। जात का चश्मा उतारिए, दल का चश्मा उतारिए, मजहब का चश्मा उतारिए और देखिए कैसे बदलेगा ये बिहार, कैसे अपना गौरव प्राप्त करता है बिहार। जात के चक्कर में अंधा मत बने प्लीज। ये बात मुझको बहुत पीड़ा देती है। आम जनता से मैं इतना ही कहूंगा, सिविल सोसाइटी को इतना डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। एक बनिए, तब तो अत्याचार, अन्याय, जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष मजबूत हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और बिहार की जितनी बेटियां, माताएं, बहनें सुन रही हैं, उनके साथ कहता हूं, उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो बहुत बड़ा फर्क आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बहुत जागरूकता में आई है, मुझे पता है। जो महिलाएं घरों में दुबकी पड़ी रहती थी, अब वो पंचायती राज व्यवस्था में भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों के रूप में आई हैं। बिहार पुलिस में महिलाओं की भारी संख्या में 35-37% आ रही हैं, दरोगा में, सिपाही में, हर पंक्ति। ये बिहार के लिए गौरव की बात है, माताओं बहनों के लिए गौरव की बात है। नारी सशक्तिकरण का यह बहुत जबरदस्त उदाहरण पेश किया है बिहार ने। पूरी दुनिया में अभी कम से कम देश के किसी प्रांत में ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैं इन माताओं और बहनों के लिए जो सुन रही हैं या जो सुनेंगे, उनके लिए कहना चाहता हूं कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। यह घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके, झांसी की रानी है आप। जहाँ क्षमा है वहाँ नारी है, जहाँ दया है वहाँ नारी है, जहाँ करुणा है वहाँ नारी है, जहाँ सेवा है नारी है।
और जहां अपने को खपा करके भी, लाख कष्ट उठा करके भी दूसरे का सहयोग करने का, दूसरे मदद करने का भाव है, वहाँ नारी है। लेकिन जहाँ शौर्य है वहाँ भी नारी है, जहाँ पराक्रम है वहाँ भी नारी है। नारी कमज़ोर नहीं है। आप अपने स्वरूप को पहुँचाने और एक अच्छा बेहतर समाज बनाने में आप अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। नौजवान तो पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देते हैं। बिहार के नौजवान जग जाएंगे तो बिहार और खूबसूरत हो सकता है। मैं आपको जगाने के लिए आ रहा हूँ। सेवा मुक्त हुआ हूँ, सबको जगाऊंगा, नौजवानों को संगठित करूंगा। बिहार के नौजवानों जागो सब, और आप चाहो तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सत्य के साथ, न्याय के साथ, जात से ऊपर उठ करके कमंद चांद सितारों पे डाल सकते, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, और तुम्हारी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। जात का बंधन तोड़ करके एक नया समाज बनाना है। बिहार की गरिमा को, बिहार के गौरव को और आगे बढ़ाना है। इस सुशासन को, की सुगंध को और दूर दूर तक फैलाना है। मैं आता रहूंगा। आज बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूं। दिल में बहुत सारी बातें हैं, समय की पाबंदी है। इतना ही करके मैं बात समाप्त करता हूं। मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि भावुक आदमी हूँ। क्या बोलता हूँ वो इमोशन बोलता हूँ, हृदय से बोलता हूँ, कुछ सोच के बोलता नहीं। कभी कभी गलती भी हो जाती है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, बक्सर का बेटा, बिहार का सिपाही गुप्तेश्वर पांडे। नमस्कार।